अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद याकूब। मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। एंटिटीज के हवाले से आज का जो टॉपिक है, इसमें 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सेट वाला एक टॉपिक है, एक हमारे पास टॉपिक है फंक्शन का, और एक हमारे पास टॉपिक है ग्रुप का। तो सबसे पहले सेट्स पर आते हैं। आपको कोई भी सेट दिया जाता है, जब मसलन आपको सेट ये दिया जाता है, आपसे कहा जाता है इसके सबसेट फाइंड करें। जब भी आप किसी सेट के सबसेट फाइंड करते हैं तो इसे हम पावर सेट कहते हैं। इसमें देखिए 3 एलिमेंट है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम n क्या देते हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, इसके 8 सबसेट बनेंगे। इन सबसेट्स को पावर सेट कहते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, पी ऑफ ए। जब भी कहीं आपको सेट से ये लिखा है तो आप समझ लीजिएगा इसका मतलब है पावर सेट। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एम्प्टी सेट आ जाता है, फिर इसके बाद एलिमेंट आ जाते हैं। एक एलिमेंट 2 आ गया, 3 आ गया। जब एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन पूरा हो जाता है तो फिर हम 2 एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, 1 2, 1 3। फिर वापस नहीं आएंगे 2 3, वैसे 2 1 नहीं करेंगे। वापस आने का मतलब है बैकवर्ड जाएंगे। अब 3 एलिमेंट, तो आखिरी एक ही सेट आ जाएगा 1 2 3। अब काउंट कर सकते हैं, ये हमारे पास 8 सबसेट है, सेट है। इन्हें किसी भी सेट के सबसेट्स कहते हैं। इनमें से ये जो सेट आपके पास है एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। इनमें से ये वाला जो सेट लास्ट वाला होता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल सेट है, जो सेट इक्वल होते हैं इन्हें इम्प्रॉपर कहते हैं। तो ये आपका इम्प्रॉपर है। किसी भी सेट के जब हम सबसेट देते हैं तो हमेशा उसमें से जब हम इम्प्रॉपर सबसेट निकालते हैं तो इम्प्रॉपर सबसेट की तादाद हमेशा 1 होती है। इनके कोई भी आपको सेट दे दिया जाए, पूछे कि इसके इम्प्रॉपर सबसेट कितने हैं, तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। अगर हमें पूछे इसके सबसेट कितने होंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 की पावर n। अगर आपसे पूछा जाए इसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो क्योंकि इसमें एक इम्प्रॉपर है तो इसमें से कम कर देंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा किसी भी सेट के इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का। सेट्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। वैसे उनमें से पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव का मतलब बेटे आप अभी से याद कर लें, कम्यूटेटिव का मतलब 2 होता है। इसका मतलब है कि इसमें 2 सेट्स आते हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर ए और बी का यूनियन बी यूनियन ए के बराबर हो, ए यूनियन ए बी यूनियन ए के बराबर हो, इसे हम कम्यूटेटिव कहेंगे। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता होता हूँ, आप इसको यूँ याद कर लें कि कम्यूटेटिव का मतलब 2 है। और जब भी आप ये लफ्ज़ सुने कम्यूटेटिव, तो आपके ज़हन में हमेशा बेल बजनी चाहिए। कम्यूटेटिव का मतलब 2 है। ये प्रॉपर्टी रियल नंबर में भी आती है, मैट्रिक्स में भी आती है। मसलन अगर रियल नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से a मल्टीप्लाई बी बराबर है b मल्टीप्लाई ए। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो यही हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसी तरह अगर वेक्टर्स की बात करें, आपने वेक्टर्स भी पढ़े हुए हैं एफएससी में, तो a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये सारे बेटा कम्यूटेटिव है। तो इसका मतलब है एक नाम याद कर लें कम्यूटेटिव, जिससे आपका मसला हल हो जाएगा। आपको इसके सारे जो है चीज़ें सब कम्यूटेटिव है। एक ही नाम याद करने से आपको बहुत सी प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी। कम्यूटेटिव के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। जिससे मैं आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि कम्यूटेटिव का मतलब याद कर लें, ये कम्यूटेटिव का मतलब 2 है। इसी तरह आप एसोसिएटिव का मतलब भी याद कर लें, ये एसोसिएटिव का मतलब 3 होता है। जब भी ये लफ्ज आएगा तो हमेशा आप याद रखेंगे कि इसमें 3 नंबर्स आएंगे। यहाँ सेट है तो 3 सेट्स आएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बेटा जरा ज़हन पे जोर दीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट्स कहाँ आएंगे, सोचिए। शाबाश जी, आपने सही सोचा। इसमें ए और बी के ब्रैकेट्स आएंगी और यहाँ बी और सी के ब्रैकेट आएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया कि एक ही लफ्ज है कम्यूटेटिव, उससे आपको बहुत सी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, आपने सिंपल ये याद करना है कि इसमें 3 सेट्स आएंगे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको याद हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम सेट्स के अलावा रियल नंबर्स पर चले जाएं तो इसी लफ्ज से आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
ऑफ रियल नंबर्स भी आ जाएंगी। मसलन ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो सिर्फ ब्रैकेट्स लगानी है आपने ए बी और बी सी की, तो यही प्रॉपर्टी एसोसिएटिव बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर मैट्रिक्स में लगा दें, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी और ब्रैकेट्स लगा दें, तो यही प्रॉपर्टी एसोसिएटिव बन जाएगी मैट्रिक्स के लिहाज से। तो देखा आपने, एक ही मतलब आपने याद करना है, लफ्ज़ का मतलब याद किया एसोसिएटिव, तो उससे आपको ढेरों प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की, मैट्रिक्स की, सेट्स के अंदर ये सब प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, नेक्स्ट में भी ये एमसीक्यूज आया हुआ है। वैसे ए यूनियन बी अगर इक्वल हो जाए ए इंटरसेक्शन बी के, तो फिर ए और बी किस किस्म के सेट होंगे? ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी अगर बराबर हो जाए, तो सोचिए ये किस किस्म के सेट होंगे। किस किस्म से मुराद है? डिसजॉइंट होंगे, ओवरलैपिंग होंगे या सबसेट्स होंगे। तो बेटे जब भी ए और बी इक्वल होते हैं तो हमेशा उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन आपस में इक्वल हो जाता है। अगर हम इसी तरह किसी भी सेट्स के निकालना चाहते हैं, मसलन एक सेट आपके पास ए है, इसके एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3, इसी तरह एक सेट आपके पास बी है, मसलन इसमें लिखा हुआ है एक्स वाई, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, ए क्रॉस बी, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? तो इसका बड़ा सिंपल मेथड होता है, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ए क्रॉस बी में या बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये 2 एलिमेंट्स हैं, बेटे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मालूम हो जाएगा कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा आपको ये एमसीक्यूज आ जाता है कि आपके पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं और आपसे कहा जाता है कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के जो आप सबसेट लेंगे उनमें कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे। इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं आगे। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम देखना हो कि हमारे पास एक सेट फर्स्ट के ए है, इसे एलिमेंट लिखे हैं मसलन 1 2 3, इसी तरह एक सेट हमारे पास बी है, फर्स्ट केस में लिखा है 2 3 5, और हमें देखना है कि इसमें ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। शाबाश, याद कीजिए, ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए हो तो क्या मेथड था, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 3 9 एलिमेंट्स। इसको जनरलाइज भी हम कर देते हैं। फर्स्ट किया, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास m है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास n है, तो ए क्रॉस बी में या बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद दोनों सूरतों में इक्वल होगी इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने। अगर हम ये इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिलेशन, जिसे बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं? बाइनरी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के सबसेट को बाइनरी रिलेशन कहते हैं। क्योंकि इसके सबसेट्स होते हैं, तो सबसेट का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। तो बेटे यहाँ पर 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आ जाएंगे? वैसे इसमें एलिमेंट्स है 9, तो अगर हमने देखने हो कि ए क्रॉस बी के कितने रिलेशन बनेंगे, तो 2 की पावर 9, और अगर जनरल फार्मूला बनाना हो तो m क्रॉस n था, तो 2 की पावर m क्रॉस n हमारे पास आ जाएंगे इसके रिलेशन, जिसे रिलेशन या बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एमसीक्यू आ जाता है कि हमें एक सेट ए देता है और एक सेट बी देता है, और हमें कहते हैं कि अगर हम ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए फाइंड करें तो उनमें कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे। उसका भी एक शॉर्ट फार्मूला है। हम सेट ए ले लेते हैं, मसलन इसमें लिखा है 1 2 3, एक सेट बी ले लेते हैं, मसलन इसमें लिखा हुआ है 2 3 4। अब देखिए ए और बी में कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 3, 2 एलिमेंट्स कॉमन है। हमें देखना क्या था, कॉमन एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, दोनों में। तो इसका रूल क्या है, कॉमन एलिमेंट कितने हैं? 2, तो 2 की पावर 2 कर देते हैं।
बेसिक फार्मूला है, जितने भी नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट हों अगर उनकी तादाद n है तो फार्मूला होता है n स्क्वायर, और यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 2 4, यानी कि इन दोनों के a क्रॉस b और b क्रॉस a में कॉमन एलिमेंट्स जो आएंगे वो 4 होंगे। हमारे पास एक एमसीक्यू आ जाता है, वैसे हमारे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। आपसे क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसके पावर सेट फाइंड करें तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। सोचिए फार्मूला क्या था, शाबाश, रिकॉल कीजिए, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर 6, यानी कि इसमें पावर सेट कितने बनेंगे 64। अब वो क्वेश्चन ये पूछता है इन 64 में से कितने सेट होंगे जिसमें 3 एलिमेंट है या जिसमें 4 एलिमेंट है। तो हम इसको आगे लिख लेते हैं, मसलन a set containing 3 elements in power set of, यानी कि ऐसा सेट जो कि ए का पावर सेट होगा उसमें कितने सेट्स होंगे जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। देखिए 64 सबसेट बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, आप अच्छी तरह जानते हैं। एंटी टेस्ट में तो हमें 45 सेकंड होते हैं, तो इसका बड़ा आसान से एक शॉर्टकट मेथड है, मैं आपको बताऊंगा बेटा। उसका मेथड है, इसमें एलिमेंट्स गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 सी। अब उसने कितने एलिमेंट्स कहे हैं, इसमें 3 एलिमेंट हो बेटा, तो यहाँ पर 3 लिख दें। कॉम्प्लिकेशन का टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, इंशाल्लाह दोबारा भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसकी अब फार्मूला लगाने की बजाय, क्योंकि एंटी टेस्ट में हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो हम इस शॉर्ट फॉर्म से इसका आंसर निकाल लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी इसकी, 6 है, उसके बाद 5, उसके बाद 4। ये 3 नंबर लिखे हैं। 3 कंसेक्टिव नंबर क्यों लिखे हमने, क्योंकि यहाँ पर 3 था। अगर यहाँ पर 4 होता तो ऊपर 6 5 4 और 3 लिखते। अब नीचे क्या लिखेंगे 3, तो 3 2 1। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 2 6, 6 6 से कट जाएगा 20, तो आपका आंसर आ गया। ये 64 में से 20 एलिमेंट्स ऐसे होंगे, ऐसा सब इसके पावर सेट्स में से जिसमें से 3 एलिमेंट्स होंगे। सेट्स के बाद आगे हम चलते हैं, मजीद हमारे पास टॉपिक है कि स्टेटमेंट्स के बारे में। ट्रूथ टेबल आपने पढ़े हैं, ट्रूथ टेबल के बारे में आ जाता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो होती है, अगर उस स्टेटमेंट के सारे आंसर ट्रू हो तो उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं। अगर किसी स्टेटमेंट के सारे आंसर ट्रू हो उसे टोटोलॉजी कहते हैं। इसी तरह आपने याद करना है, अगर किसी स्टेटमेंट के सारे आंसर फॉल्स हो उसे एब्सर्डिटी कहते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हम याद कर लें, एमसीक्यूज में काम आ जाती हैं। कई एंटी टेस्ट में ऐसे ही स्टेटमेंट्स आएंगे, अ स्टेटमेंट हुज आंसर आर ऑल आंसर आर ट्रू इज कॉल्ड टोटोलॉजी। इसी तरह तीसरा होता है, कई स्टेटमेंट ऐसी होती है जिसके आंसर्स ट्रू भी होते हैं और फॉल्स भी होते हैं, ऐसी स्टेटमेंट को कॉन्टिजेंसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि कोई स्टेटमेंट कब आपस में इक्वल होती है। तो कोई भी, हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं कि जब कोई स्टेटमेंट आपस में इक्वल होती है। उनमें से पहली कंडीशन हमारे पास क्या है जी, पहली कंडीशन ये है कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है और आपने देखना है कि वो आपस में इक्वल है, तो किसी स्टेटमेंट का कोई स्टेटमेंट, पहला पॉइंट, और उसका कंट्रापोजिट हमेशा आपस में इक्वल्स होते हैं। कंट्रापोजिटिव क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, इसको हम देख लेते हैं। वैसे आपके पास एक स्टेटमेंट है, इसे पढ़ते हैं P implies Q। P implies Q में अगर आपसे कहता है कि इसका कन्वर्स फाइंड करें, तो कन्वर्स में हम क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं, तो ये Q implies P बन जाएगा, ये इसका कन्वर्स है। नेक्स्ट आपसे कहता है इनवर्स फाइंड करें, इनवर्स में साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेशन हो जाएंगे, नेगेशन P implies नेगेशन Q। तीसरा आपके पास आ जाता है कंट्रापोजिटिव, कंट्रापोजिटिव में दोनों काम करते हैं, यहाँ पर आप सिंपल याद रखें, इसके साइन चेंज करने हैं। तीसरा कंट्रापोजिटिव,
काउंटर पॉजिटिव में दोनों काम करते हैं, जगह भी चेंज करते हैं और साइन भी चेंज करते हैं। तो बेटा इसकी जगह भी चेंज करें और साइन भी चेंज करें, तो नेगेटिव क्यू इंप्लाइज नेगेटिव पी आ जाएगा। तो देखिए अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, तो बेटा ये बराबर होगी इसके कंट्रा पॉजिटिव के। तो ट्राई कीजिए इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, जगह भी चेंज करेंगे और साइन भी चेंज करेंगे। तो जगह चेंज करेंगे और साइन चेंज करेंगे, तो नेगेटिव Q इंप्लाइज नेगेटिव P आ जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमेशा आपस में इक्वल होंगी। एक और कंडीशन है जिसमें दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल होती हैं, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। आगे चलते हैं। तो हम देख रहे थे कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इक्वलस कब होती है। कोई भी स्टेटमेंट इक्वलस कब होती है, जब उसमें पहली कंडीशन है, या एमसीक्यू सेशन में पेपर में पूरा बन के आता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इनके टेबल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस सूरत में आप ये दो शॉर्टकट याद कर लें कि एक स्टेटमेंट और उसका कंट्रा पॉजिटिव ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। और दूसरी पॉइंट क्या होते हैं जी, वैसे आपके पास एक स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स और इसका इनवर्स ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो बच्चों देखें इसका कन्वर्स कैसे आएगा। यहाँ पर आपने क्या सीखा था, कन्वर्स के लिए जगह चेंज करते हैं, तो इनकी जगह चेंज करते हैं, Q इंप्लाइज P ये इक्वल होगा हमेशा इसके इनवर्स के। इनवर्स में क्या करते हैं बेटा, साइन चेंज करते हैं। तो सो ये दो स्टेटमेंट बेटा याद कर लीजिएगा, काफी एमसीक्यूज में हेल्प मिलेगी कि कोई भी स्टेटमेंट इक्वल्स कब होती है। उसमें पहला पॉइंट क्या था कि किसी स्टेटमेंट, ये खुद एक स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q और यहाँ उसका कंट्रा पॉजिटिव है। एक स्टेटमेंट और उसका कंट्रा पॉजिटिव हमेशा इक्वल होते हैं, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन बेटे का याद करनी है, किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्स और इनवर्स आपस में इक्वल होते हैं। तो बेटे इससे आपके काफी एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक एमसीक्यू देखिए बना के दिखा देता हूं। वैसे लिखा होगा विच वन इज ट्रू, चार ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 P implies Q equals to Q implies P. B option Q implies P equals to negative P implies negative Q. Statement C P implies Q, we all लिख लेते हैं negative, is equivalent to P implies Q. D all are true. अब हमें देखना है कि हमें ये चीज वैसे याद होगी कि भी एक स्टेटमेंट और उसका कंट्रा पॉजिटिव होते हैं इक्वल। तो देखें एक स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, देखना पड़ेगा क्या इसका कंट्रा पॉजिटिव है, नहीं, इट्स ये फॉल्स है। आगे ये स्टेटमेंट है, इसका कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं, जगह भी चेंज करते हैं, साइन भी चेंज करते हैं, जगह भी चेंज होगी और साइन भी चेंज हो गया, ट्रू। आगे चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक स्टेटमेंट का नेगेटिव और वो स्टेटमेंट कभी भी इक्वल नहीं होंगे, फॉल्स। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह ये भी स्टेटमेंट किसी जगह लिखी जा सकती है। तो सो इसको याद करना आपके लिए, याद करने से एमसीक्यूज का आंसर जल्दी मिल जाता है, क्योंकि इन चारों के टेबल बनाना मुश्किल होता है। जी नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है जिसका हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन के बारे में एमसीक्यूज आते हैं अक्सर यूनिवर्सिटीज में, फास्ट फेयर में भी आ चुका है, नस्ट में भी आ चुका है। ये एमसीक्यूज कैसे आते हैं देखते हैं। वैसे एक एमसीक्यूज बना लेते हैं जिससे आपको रिलेशन समझ आ जाएगा। विच वन इज ट्रू, नंबर 1 स्क्वायर, इसको बड़े ध्यान से आपको करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट, डी ऑल आउट। इसको पढ़ने का तरीका सीखते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा है स्क्वायर, ये जो आपका यहाँ पर लिखा होगा स्टेटमेंट, वो आपने इस नंबर y पर अप्लाई करनी है, यानी कि y का स्क्वायर लेने से क्या 25 आता है जी, सोचिए आता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आगे चलिए, स्क्वायर रूट y पर अप्लाई करना है कि y का स्क्वायर रूट 9 है, जी है, ट्रू।
आगे चलिए y पर अप्लाई करना है, ये सिंबल लेस देन 4 इज लेस देन 12 तो ट्रू, तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ऑप्शन हो जाएगी। तो ये रिलेशन भी आपको पढ़ने आने चाहिए, इसको भी आप देखिएगा लाजमी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि अगर हमें किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना हो तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन दो तरह से आता है, बाद दफा एक फंक्शन आपको ऑर्डर पेयर में लिखा होता है, मसलन 1x 2y और 3z, आपसे कहा जाता है इसका इनवर्स फाइंड करें। तो बेटे इनवर्स फाइंड करने का बड़ा इजी सा मेथड है। अगर ऑर्डर पेयर में क्वेश्चन दिया जाए तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, दूसरा एलिमेंट रेंज होता है, तो इनकी सिंपल हम जगह चेंज कर देंगे। जब आप किसी फंक्शन का इनवर्स लेते हैं तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती हैं, तो सिंपल ऑर्डर पेयर की जगह चेंज कर दें। और इतना इजी एमसीक्यूज होगा कि सिंपल आई कांटेक्ट से आपको पता चल जाएगा देखने के बाद कि इनमें से कौन सा किस फंक्शन का इनवर्स है। इनवर्स का क्वेश्चन किसी और तरीके से भी आता है, इक्वेशन की फॉर्म में भी लिखा होता है, मतलब एक सेट लिखा होता है x such that y is equal to mx plus c और x belongs to real number, आपसे कहा जाता है कि इसका इनवर्स क्या है। तो देखेंगे इसका इनवर्स कैसे आएगा। बेटे इसको जरा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के दो स्टेप बना लीजिए। स्टेप नंबर 1 में आप ये इक्वेशन लिखिए जो भी यहाँ पर लिखी है, y is equal to mx plus c। बच्चे इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करें। शाबाश, ट्राई करें जी, आपने सही सोचा। ये प्लस उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटे ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास बेटे x की वैल्यू आ जाए तो फिर सिंपल आपने ये काम करना है, जैसे यहाँ पर रिप्लेस किया था x की जगह y, y की जगह x, तो यहाँ पर भी वही काम करना है, x की जगह y लिख देना है और y की जगह x लिख देना है। तो इस क्वेश्चन में जहां पर ये इक्वेशन थी ये सिंपल वही आ जाएगा आंसर इनवर्स में जो लिखा होगा। इसी तरह x सच है, ये y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस c ओवर m और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये बेटे बड़ा ही आसान मेथड है इनवर्स फाइंड करने का। इसमें लास्ट टॉपिक पर हम आगे जाएंगे कि कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो आपको आइडिया होना चाहिए। कुछ डेफिनेशन जो हमारे पास है उनमें से पहली डेफिनेशन है कि ग्रुपाइड क्या होता है। ग्रुपाइड कहते हैं हम किसी भी ऐसे सेट को जिस पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी बेटे होल्ड करती है उसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके लफ्ज क्लोज भी इस्तेमाल हो जाता है। ऐसा सेट जिस पर एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेटर कह देते हैं। बाइनरी ऑपरेटर को स्टार से इंडिकेट करते हैं। चलते चलते ये भी बता दूं, ऐसा ऑपरेटर जो दो नंबर पर अप्लाई किया जाता है उसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, स्टार से जाहिर किया जाता है। और ऐसा जैसे दो नंबरों को प्लस करना है, जैसे 2 + 3 ये बाइनरी ऑपरेटर है, 4 × 3 ये बाइनरी ऑपरेटर है। लेकिन बाद ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो एक नंबर पर अप्लाई किए जाते हैं, उन्हें यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। मसलन जैसे 9 का अंडर रूट लेने के लिए आपको दो नंबर लाजमी नहीं, एक नंबर का भी अंडर रूट ले सकते हैं। टी का नेगेटिव ले लेते हैं, इसके लिए एक नंबर होना चाहिए। इसी तरह किसी रकम का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये सारे ऑपरेटर स्क्वायर, नेगेटिव, अंडर रूट जो एक नंबर पर अप्लाई किए जाते हैं इन्हें यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो इसी को आगे लेके चलते हैं। ऐसा सेट जिस पर बेटे दो प्रॉपर्टीज होल्ड करें, एक क्लोजर तो पहले वाली है ऊपर वाली सेम, एक नई प्रॉपर्टी आ जाए एसोसिएटिव। ऐसा सेट जिस पर ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करें इसे कहते हैं सेमी ग्रुप। शाबाश, शासा याद करते जाए। ऐसा सेट जिस पर दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं क्लोजर और एसोसिएटिव, उसे सेमी ग्रुप कहते हैं। तीसरा होता है मोनाइड। मोनाइड क्या होता है बेटा? ऐसा सेट जिस पर तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। अच्छा, नंबर 1 और 2 तो ऊपर वाली हैं। नंबर 1 जरा ये बोलिए क्या होगी? शाबाश, बोलिए क्लोजर। शाबाश। दूसरी क्या थी? एसोसिएट। गुड। अब तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी? आइडेंटिटी। तो ऐसा सेट जिस पर तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं उसे मोनाइड कहते हैं। इसके बाद आ जाता है ग्रुप। ऐसा सेट जिस पर चार प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं उसे ग्रुप कहते हैं। बेटा इसमें से तीन तो पहले वाली हैं, तो रिवाइज कीजिए, पहले कौन सी थी? शाबाश, बोलिए लाजमी मेरे साथ ही, क्लोजर जी। नेक्स्ट वाली कौन सी थी? एसोसिएट। शाबाश। तीसरी वाली कौन सी थी? जी आपने सही बोला, आइडेंटिटी। अगर आप मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये भी आपको याद हो जाएगा। और अगर आखिरी प्रॉपर्टीज में ऐड कर लें इनवर्स, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप।
और आखिरी आपके पास है कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं इसे। अबेलियन ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिस पर 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। 4 तो ऊपर वाली हैं, पहली कौन सी थी? क्लोजर, शाबाश। दूसरी कौन सी थी? एसोसिएटिव, वेरी गुड। तीसरी बोलिए? गुड, आइडेंटिटी। चौथी कौन सी थी? इनवर्स। जी, 4 तो वही ऊपर वाली हैं। 5वीं एक नई प्रॉपर्टी आ जाएगी कम्यूटेटिव, जैसा कि कम्यूटेटिव को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लफ्ज आपने सुना आज के लेक्चर में। तो अगर किसी सेट पर ये 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो बेटा उसे अबेलियन ग्रुप कहते हैं। इन डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए अब ये कुछ एमसीक्यूज हैं, ये कुछ रिजल्ट्स हैं, आपने इनको याद करना है। इसका तरीका है, इसको याद कर लें और इसको याद करके लिखें लाजमी। मैं इसको रीड करने का तरीका बता देता हूँ। ई का मतलब इवन नंबर, ओ का मतलब ऑड नंबर। एक सेट है जिसमें 2 नंबर है, इवन और ऑड। ये प्लस के लिहाज से क्या है? अबेलियन ग्रुप है। एक और सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, प्लस, -1, अयोटा, माइनस अयोटा। ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप होता है। इसका एमसीक्यूज कैसे आएगा? एक स्टेटमेंट लिखी होगी विच वन इज अबेलियन ग्रुप, तो बेटा इनमें से एक ऑप्शन आपको नजर आएगी, आपने उसको टिक लगा देना है कि दैट इज द राइट आंसर। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये अबेलियन ग्रुप है। इंटीजर्स पॉजिटिव प्लस के लिहाज से अबेलियन ग्रुप होते हैं। सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप होते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अबेलियन ग्रुप होते हैं। एडिशन के लिहाज से, सॉरी यहाँ एडिशन आएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमें इसमें 0 को निकालना पड़ता है, 0 का इनवर्स नहीं होता, तो रियल नंबर में से 0 को माइनस कर दें तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये अबेलियन ग्रुप होता है। सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में से 0 को माइनस कर दें तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये अबेलियन ग्रुप बन जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा, ये टेबल आपने बनाए भी हुए हैं, यहाँ पर हमें टेबल तो नहीं बनाने, रेजिड्यू क्लासेस के जो टेबल होते हैं एडिशन के लिहाज से वो ग्रुप होते हैं। और लास्ट में इंफॉर्मेशन, किसी भी सेट एस का जब पावर सेट देते हैं तो यूनियन के लिहाज से उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एम्प्टी सेट होता है, ये इंफॉर्मेशन याद रख लीजिएगा। और इंटरसेक्शन के लिहाज से ये सेट आइडेंटिटी एलिमेंट एस होता है। तो बेटे अब इस टॉपिक में हमारा एक वेन डायग्राम का टॉपिक रह गया। वेन डायग्राम के टॉपिक को अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिए।